न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। बिहार चुनाव में विकास की बात करते करते अब बात तुष्टीकरण पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को फाड़ने की बात कहकर नया चुनावी शगुफा छोड़ दिया है। इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। क्या है बिहार के मौजूदा राजनीतिक मुद्दे, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की भी। दिखाएंगे खबर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किन मुद्दों पर आज साझा की देशवासियों के साथ। तमाम मुद्दों पर अपनी बात बताएंगे। कैसे देश भर में छठ की छठा की क्या है रौनक। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजद पर करारा प्रहार। कहा, लोग अराजकता के दौर में वापस नहीं लौटेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ एक्ट को फाड़ने के बयान को भाजपा ने बताया तुष्टीकरण का दांव। छठ पर्व का निर्जला महाव्रत हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं। पर्व को बताया संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बेनी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति ने सामुदायिक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सेशल्स के विकास में सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 21 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें 13 महिला और 8 पुरुष शामिल। पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना की एक सशक्त पहल आई सामने। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात आज की बड़ी खबर जो कि सियासत से जुड़ी है, बिहार की खबर। आरजेडी बिहार में विकास, पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात करते करते अब वक्फ के मुद्दे पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने पर वक्फ कानून फाड़ने का आज ऐलान कर दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा, तो कांग्रेस भी तेजस्वी के इस बयान से असहज नजर आ रही है। इस बीच आरजेडी ने बिहार की जनता से नए वादे भी किए, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी के जंगल राज पर हमला बोला है। बिहार के संग्राम में तुष्टीकरण का दांव। तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट फाड़ने की कही बात। आरजेडी ने वादों की लगाई झड़ी। एनडीए ने महागठबंधन पर झूठे वायदों का लगाया आरोप। बिहार का चुनावी संग्राम नए मोड़ लेता नजर आ रहा है। अब चुनावी वायदों में तमाम नेता नई धार देते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए आरजेडी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने का नया दांव चला है। शनिवार को आरजेडी एमएलसी ने वक्फ एक्ट को खत्म करने की बात कही थी, तो रविवार को तेजस्वी यादव ने कटिहार में चुनावी रैली में वक्फ एक्ट को फाड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण पर एनडीए सहित तमाम दलों के नेताओं ने आरजेडी को जमकर घेरा। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जो केंद्र की पार्लियामेंट से कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको
किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे, लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। कानून बन जाता है तो बन जाता है, हाँ उसका क्रियान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है। जो कानून होगा, कानून के अलग तो कोई भी कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के मित्रों की सरकार नहीं जाएगी। ये इनका एक शगुफा छोड़ने का होता है कि भाई कहीं भी जाकर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम एंट्री जो है करवा लो चुनाव में। जहां एक और आरजेडी वक्फ एक्ट को खत्म करने के नाम पर मुस्लिमों को लुभाने में लगी है, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने के लिए महागठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल दिया। बिहार के अंदर निश्चित तौर से एक मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना ही चाहिए। 19% वोट है और वो 99% इंडिया के साथ खड़ा है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वादों की फहरिस्त में तेजस्वी यादव ने रविवार को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन, बीमा, तमाम वर्गों को ब्याज मुक्त लोन देने समेत कई घोषणाएं कर दी। तेजस्वी के इस वादे पर एनडीए के नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा और कहा कि अब बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं के झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं है। कि ये मैनिफेस्टो का काम है, यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा। मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है। गया वो दौर, गया वो जमाना। बिहार की जनता अब आपकी इन बातों में, इंक्लूडिंग मुसलमान, इस बार मुसलमान भी आपका साथ नहीं देगा, कितना आप MY समीकरण अपना बनाते रहे। सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, भी वही टैक्टिस अपनाया है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना कमजोर नहीं है, इतना इन लोगों में बुद्धिमत्ता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। छठ पर्व की छठा के बीच बिहार का चुनावी संग्राम नए वादों से गुलजार है, तो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगी हुई है। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता किसके वायदे पर मुहर लगाती है, ये तो नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी दल अपने अपने पिटारे से वायदों की फहरिस्त लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए 2005 से पहले के बिहार की स्थिति को याद करते हुए तत्कालीन आरजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उस समय राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने से डरते थे। नीतीश कुमार ने लिखा है कि 2005 में सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही है और अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। नीतीश कुमार ने बताया कि उस समय बिहार पुलिस में केवल 42,481 पुलिसकर्मी थे, जबकि अब संख्या 1.25 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में थानों की संख्या उस वक्त 817 से थी, जो अब बढ़कर 1380 कर दी गई है और पुलिस को आधुनिक हथियारों और वाहनों से भी लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 से पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन का गठन भी किया गया है। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य में डर और भय का वातावरण नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार अब सुशासन और खुशहाली का प्रतीक बन चुका है और बिहारी कहलाना अब गर्व की बात है। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से जोरदार हमला बोला है जंगल राज और उस वक्त की आरजेडी कांग्रेस की सरकार पर 2005 से पहले का, और लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने एक्स पर लिखा है।
बिहार की सियासत पे ही हम आगे करेंगे विस्तार से चर्चा भी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे बिहार की सियासत का, किस प्रकार से लगातार विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन कुछ ना कुछ नया मसला और मुद्दा एक तरीके से आता और बिहार की सियासत गर्मा जाती है। इस पर हम करेंगे चर्चा। और इससे जुड़ा है हमारा विशेष बिहार में बिछी चुनावी विसात, किसकी बनेगी बात, क्योंकि तमाम दल गठबंधन अपनी अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं और इस पे जनता आखिर किसके हिस्से में मोहर लगाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अन्य मेहमान जुड़े उससे पहले संजय सिंह जी से शुरुआत करते हैं। संजय जी, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर कहीं ना कहीं वक्फ कानून को लेकर एक तरीके से बन गई। हालांकि RJD के MLC ने कल ही इस बात को कहा था, लेकिन आज खुद तेजस्वी इस बात को कह रहे हैं कि साहब कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून को लेकर। क्या ये एक सोची समझी राजनीतिक बयानबाजी है ताकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को आप अपने तरफ आकर्षित कर सकें? किस तरीके से देखा जाए इस पूरे बयान को, संजय जी? पहले तो जो आप कह रहे हैं कि सोची समझी कोई राजनीति जिसके तहत एक पर्टिकुलर मतलब मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको अपनी तरफ कंसोलिडेट कर सके, वो सपोर्ट बेस उनके पास है, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उससे ज्यादा एक बड़ी चीज जो कई बार एक चिंता का आपको कारण होती है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, मतलब घोषित उनके उम्मीदवार हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट महागठबंधन के, एक राज्य के, और उनका परिवार बिहार में इतने समय शासन कर चुका है, कुछ समय वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एक कानून जो केंद्र में पार्लियामेंट ने पास किया, जो राष्ट्रव्यापी एक कानून है, उसको आप कूड़ेदान में फेंक देंगे? और आपके कूड़ेदान में फेंकने से वो कानून चला जाएगा। कल को मैं कहूं कि मैं IPC, CRPC या बाकी कोई भी किसी चीज को नहीं मानता, मैं कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। इनकम टैक्स का जो भी कानून है वो मैं कूड़ेदान में फेंक देता हूँ, तो क्या मतलब हम उससे मुक्त हो जाएंगे? तो ये कहना बिहार की जो जनता है, अगर आप ये समझते हैं कि उन्हें कोई सोच समझ नहीं है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साथ में तेजस्वी यादव ये भी नहीं समझ पाते कि अगर इस तरह की बात, अगर एक पर्टिकुलर जो कंटेंशन है कि अगर वो मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए कह रहे हैं या कंसोलिडेट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तो उसके दो दावेदार और भी हैं। सीमांचल एरिया में आपके ओवैसी साहब और इधर प्रशांत किशोर भी कुछ पोर्शन को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वहां कोई है उसका कंसोलिडेशन हो, तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है। हमारे साथ तहसीन पुनावाला भी जुड़ गए। तहसीन जी, स्वागत है आपका। आप कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है। तहसीन जी, सवाल यही, क्योंकि आज का सबसे बड़ी खबर यही है कि साहब वक्फ कानून को लेकर जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि साहब कूड़ेदान में फेंक देंगे, क्या कांग्रेस इसीलिए हिचकिचा रही थी कि इस प्रकार उनके नाम को CM के नाम के तौर पर घोषित ना किया जाए? क्योंकि ये बात तो कहना बरगलाने के बराबर है, मतलब भ्रमित करना, झूठ बोलने के बराबर है कि साहब एक राज्य सरकार कैसे इसको ऐसा कर सकती, कानून को कैसे खत्म कर सकती जो संसद से पारित हुआ है। किस तरह से आप इसको देखते हैं तहसीन? सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। संजय सिंह जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल सही है कि जैसे इनकम टैक्स का कानून है, उसको कोई राज्य की सरकार नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो सीधा सीधा केंद्र की लिस्ट में आता है। लेकिन जो जहां तक वक्फ का सवाल है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन स्टेट सब्जेक्ट है,
जो भी कानून स्टेट पार्लियामेंट पास करता है उसको स्टेट को रेटिफाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप जरूर अमेंडमेंट ला सकते हैं। एक चीज नोट करने की है कि जब वर्तमान सरकार ने, मौजूदा सरकार ने वक्फ के कानून में कुछ अमेंडमेंट्स किए, उसे भी उन्होंने अमेंडमेंट्स कहा, अमेंडमेंट्स 2024, उसको उन्होंने कानून हटाने की बात नहीं की। तो अमेंडमेंट्स कर सकती है राज्य की सरकार, कानून को हटा नहीं सकती है, एक बात है। दूसरी बात, जो प्रावधान बिहार को या किसी सूबे को लगे कि उसको ज्यादा मजबूत कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंज करना है या राज्य के हिसाब से चेंज करना है, जमीन के हिसाब से, वो करने का उनको अधिकार है। असेंबली वो पास कर सकती है, फिर वो गवर्नर के ऊपर है, गवर्नर उसे साइन करे या ना करे, और फिर वो अलग विषय है। लेकिन अमेंडमेंट करने का प्रावधान ये जरूर असेंबली के पास होता है। नहीं, लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल, एक कानून बन के आया संसद के द्वारा, उसमें इस प्रकार से संशोधन करके, क्योंकि राज्य का विषय तो है जमीन, लेकिन क्या इस प्रकार के से बदलाव कर सकते हैं कि साहब कूड़ेदान में फेंक दे देंगे, ये कह देना, मतलब जो संसद ने पास किया उसको आप कैसे लागू नहीं करेंगे? मतलब ये तो अपने आप में बरगलाने वाली बात हुई सर। नहीं, तो फिर से इसमें दो विषय है। संसद ने, पार्लियामेंट ने कानून पास किया, उस कानून को पार्लियामेंट ने अमेंड किया, तो अब जो उसके अंदर प्रावधान है उसमें अगर स्टेट असेंबली चाहती कोई अमेंडमेंट करना तो जरूर कर सकती है उसको अमेंडमेंट, लेकिन कानून तो लागू होगा। कानून पूरे भारत के अंदर, पूरे यूनियन के अंदर लागू होगा। एक कानून को नहीं हटा सकते, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो क्योंकि जमीन आपका सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट टू गवर्नर। या ये जो कानून है, अगर जो अमेंडमेंट करेंगे तेजस्वी जी, अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो ये एक्चुअली गवर्नर के पास भी नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और आदरणीय राष्ट्रपति तय करेंगे इसको साइन करना है या नहीं करना है, दोबारा से असेंबली में भेजना है। तो ये जो बात है, जो मोटा बात है जी, ये कानून में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। संसद की मोहर के बाद, तहसीन जी, जिस कानून को संसद की मोहर के बाद राष्ट्रपति ने पारित किया है, वो एक राज्य की विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास आने पे वो उसको क्यों संशोधित करेंगे? मतलब एक सामान्य सी बात है जी। तो फिर मतलब ये तो एक तो क्वाइन कर देने वाली बात हुई ना कि चुनाव के समय आप ऐसी बात रख दें ताकि आप पोलराइजेशन को लेकर या अपना जो आपका वोट बैंक है आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि बात खास करके मुसलमान समुदाय की ओर, और संजय सिंह जी इसके पहले मेरे पहले बोले, वो डर रहे थे मुसलमान शब्द लेने का। मुसलमान युवाओं और हिंदू युवाओं को एक ही चीज चाहिए, वो है प्रगति, वो है नौकरी, वो एक बेहतर जिंदगी। धर्म के आधार पर भाजपा और बाकी पॉलिटिक्स की पार्टी, बाकी जो पार्टीज पॉलिटिक्स करती, कोई मुसलमान पॉलिटिक्स करता है, भाजपा हिंदू पॉलिटिक्स, ये बंद होना चाहिए। एक चीज याद रखनी चाहिए देश के आवाम को, ये जितने भी भाजपा के नेता है, अगर धर्म खतरे में, इनके बच्चे सड़क पे नहीं रहते, जितने भी बाकी पार्टी के नेता है जो मुसलमान कौम के लिए लड़ते, अगर कौम खतरे में रहता, इनके बच्चे सड़क पे नहीं रहते, इनके बच्चे जाते विदेश में अंग्रेजी में सीखते, आपको गरीबों को ये बेवकूफ बनाते, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र यादव जी जुड़ने वाले हैं बीजेपी से, वो आपके इस बयान को सीधे तौर पे काउंटर करते हैं, लेकिन तब तक संजय सिंह जी का रुख करते हैं। संजय जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब राज्य के पास में एक अमेंडमेंट करने का एक विंडो है, उसके आधार पे वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और इसको सीखचों में बांटने वाली राजनीति के तौर पर ना देखा जाए, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। संजय जी, देखिए, तहसीन एक स्मार्ट स्पीकर है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ स्मार्ट स्पीकर कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज कहा कि राज्य सरकार जो असेंबली में संशोधन ला सकती है, किसी की मेजॉरिटी है, वो कुछ भी संशोधन असेंबली में लेकर के हुआ है, वो बिल तो आगे कहीं जाना नहीं है। ये बात उन्होंने ये क्या कहा कि ये गवर्नर के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद ये बिल का जो होगा, प्रैक्टिकली उन्होंने कहा कि ये बिल कहीं जाएगा नहीं अगर अमेंडमेंट कोई करता है। ये केवल एक है कि आप अपने कंस्टिट्यूएंट, जो सोशल कंस्टिट्यूएंट है, जैसे उनका एमवाई मुस्लिम और यादव मेन जो कंस्टिट्यूएंट है, मैं खुल करके कह रहा हूँ कि उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये उनको एड्रेस करने की बात है। तो आप जो शब्द कह रहे हैं कि बरगलाना, बात वहीं पे है, केवल उसको कहने का तरीका ये है कि मान लीजिए आपने कई जगह ऐसा देखा है कि कोई कानून जो डायरेक्टली एक कानून है और उसमें जमीन जुड़ा ये है, केवल एक चीज हो सकता है कि उसमें ऑफिसर्स मान लीजिए जो इन्वॉल्व होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं। तो स्टेट अगर उन पे ये पॉलिटिकल प्रेशर दबाए कि अभी इस केस को ना करो, लेकिन फिर वो चूंकि उसकी अदालती कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, तो इसलिए कतई 100% अपना जो भी है, किसी को एक प्रैक्टिकली आप कहें कि ये झूठा आश्वासन देने की बात है। ये वैसे ही है जैसे तेजस्वी जी ने एक, मतलब मुझे सुनकर के थोड़ा हैरत हुआ कि 3 करोड़ जैसे वो जॉब दे देंगे, हर व्यक्ति को हर कुछ दे देंगे। देखिए, बिहार का एक दर्द समझना होगा। बिहार से जो हम जैसे लोग निकले 80 के दशक में पढ़ाई करने के लिए, उस समय कांग्रेस का वहां शासन था
और उसके बिहार एक बहुत बढ़िया स्टेट होता था जहां शिक्षा की व्यवस्था, इकोनॉमी की व्यवस्था 80 के दशक से ऐसी चरमराई कि कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो गई, जनता दल आया, फिर लालू जी मुख्यमंत्री हुए, फिर उनके परिवार राबड़ी जी हुई, और फिर वहां से जो व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई। जी, एक व्यवस्था वो है। उसके बाद की एक व्यवस्था आई, बहुत सारे लोग जो मतलब उसके 90 के पहले के दशक 2005 के पहले का जो कार्यकाल था या उसके पहले का था, उसको नहीं देखा, फर्स्ट टाइम वोटर है। तहसीन की उस बात से मैं एग्री करता हूँ जो वो कह रहे हैं कि इंस्पिरेशनल वोट जो है जाति और धर्म है, उसका एक अपना एक पहलू है जी, उनका शायद थोड़ा जात, और वो जो है वो एस्पिरेशनल वोटर है। वो ये देखता है कि किसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है, उसने डिलीवरी कैसे की, उसकी डिलीवरी किस तरह की है, और आगे जो वो प्रोमिसेस कर रहे हैं वो करने की क्षमता है कि नहीं। बिल्कुल, उसकी तो उन्हें लगता व्यवहारिकता है को कि लेकर भी हरेंद्र कहीं ना साहब कहीं के मतलब पॉकेट में जी, जेब में सिर्फ 100 रुपए हैं जी, और 5,000 या 10,000 का वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जी ऐसे आपको वो करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? बिल्कुल वो कहां से संभव करेंगे। इसकी व्यवहारिकता को लेकर भी मतदाता जागरूक तो कम से कम है। तहसीन, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी हिंदू पॉलिटिक्स करती है या आरजेडी मान लीजिए मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है, लेकिन आज तो कांग्रेस के नेता ने, राशिद अल्वी जी ने बयान दिया कि साहब होना ही चाहिए मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बिहार में महागठबंधन की सरकार में। तो ये भी तो सीधे तौर पर एड्रेस करने की बात है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि युवा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको रोजगार चाहिए तो भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता भी उसी कास्ट पॉलिटिक्स पे बयान देते नजर आ रहे हैं, तो वो भी तो एड्रेस कर रहे हैं, यानी एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आरजेडी से। तहसीन, देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स का जहां तक सवाल है, फिर मैं धर्म पे आता हूं। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे भारत में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती? उदाहरण के तौर पे इस वक्त मैं पुणे में हूं, महाराष्ट्र में, क्या राष्ट्रवादी पार्टी मराठा पॉलिटिक्स नहीं करती? क्या शिवसेना मराठी मानुस की पॉलिटिक्स नहीं करती? क्या बीजेपी वहां पे दूसरी समीकरण नहीं बनाती? हरियाणा में क्या जाट पॉलिटिक्स वर्सेस अदर्स नहीं होता? क्या कर्नाटका में लिंगायत वोकलिगा वो पॉलिटिक्स नहीं होता? कुर्बा समुदाय से आते माननीय मुख्यमंत्री वहां के। तो ये जो पॉलिटिक्स है सिर्फ बिहार का नाम क्यों खराब होता है? अभी भाजपा का उदाहरण लेकिन आपने पिछले जवाब में, तहसीन आपने पिछले जवाब में ये बाकी सारे दलों का नाम गिनाया, आपने राज्यों गिनाया, लेकिन कांग्रेस का नहीं कहा। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं, तो आप ये भी तो मानिए कि कांग्रेस भी करती है, मतलब ये भी तो मानिए कि कांग्रेस भी करती है। सभी दल करते हैं। अभी देखिए, इंक्लूडिंग कांग्रेस सीटों में से सभी दल इंक्लूडिंग कांग्रेस, मैं क्यों कांग्रेस को डिफेंड करूं? ठीक है, क्या 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 कर्नाटका में कांग्रेस लिंगायत वोकलिगा ये कॉम्बिनेशन को नहीं देती है? क्या हरियाणा में जाट वर्सेस एससी वर्सेस ओबीसी नहीं दिखती? सारे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। अभी बिहार की बात हो रही, भाजपा ने 101 में से 49 टिकट्स फॉरवर्ड कास्ट को दिए। क्यों? क्या उनका उतना समीकरण बनता है? उनका वोट बेस है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं जी। अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचना होगा कि धर्म और जाति के आगे देखकर हमें किस तरह से लोगों को अच्छी नौकरियां दे, क्वालिटी जॉब्स दे। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी आप कितने दोगे? 1 करोड़ 2 करोड़ कहां से लाएंगे? उसका बजट का प्रावधान कहां से आएगा? ये जो भाजपा और नीतीश जी भी कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ का नहीं, लेकिन सर 3 करोड़ नौकरी देने का वायदा तो तेजस्वी जी ने कर दिया। महागठबंधन एक तरीके से उस वायदे के साथ खड़ा हुआ है, कहां से देंगे उसको लेकर ही सवाल खड़ा हो रहा है। मैं, मेरे साथ में भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए। एक ही लाइन चाहूंगा। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि भाजपा ने क्या किया, 3 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ के उन्होंने रेवड़ी बांटी। तो अब उनके पास बजट कहां से होगा? तो एक कदम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आगे चल गई। इसको बंद करना होगा कहीं ना कहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ये रेवड़ी। लेकिन तहसीन जी, सवाल यही है कि जिस बिहार के चुनाव पे हम बात कर रहे हैं, यहीं से बात निकली थी कि जाति है कि जाति नहीं, और शायद आज के समय की भी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको शायद राजनीतिक तौर पे तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, थोड़ा देर से आए, उससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे लगातार, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो एक तरीके से बैठाए आपको एक तरीके से मुद्दा पकड़ा दिया वक्फ कानून को लेकर। आप लोग लगातार उस वाले मसले पे बड़ा अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है भूपेंद्र जी? क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, अब आपके पास रुक करते इससे पहले संजय सिंह जी को जोड़ते हैं। संजय जी, आपको लगता है कि बैठे बैठाए बीजेपी को एक मसला भी अच्छा मिल गया और अपने आप में इस पिच पे बीजेपी बड़ा तेजी से फ्रंट फुट पे आके खेल भी रही है वक्फ वाले मसले को लेकर? संजय जी, स्वाभाविक तौर पे उनको एक मुद्दा तो मिल ही गया है,
और उस मुद्दे को जब हाथ में कोई मुद्दा आता है तो उसको क्यों नहीं भुनाए? हर आदमी, देखिए इलेक्शन का टाइम है, अपना जो उनका सोशल कंस्टिट्यूएंट है या वोट बैंक जो उनका सोशल सपोर्ट ग्रुप है उसको वो एड्रेस करेगा पूरी मजबूती से। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे राशिद अल्वी की बात की मुस्लिम एक होगा, देखिए महागठबंधन की हालत, मैं कभी कभी थोड़ा चकित होता हूँ कि मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह क्लेम करते हैं, उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 9 असेंबली सीट मेरे ख्याल में वो लड़ रहे हैं, और क्या उनकी बार्गेनिंग चिप है कि उसमें उन्होंने अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावेदार पद अगर होगा तो वो होंगे। तो 9 में कितने जीतेंगे ये पता नहीं। तो अगर वो कहेंगे कि सन ऑफ एक मल्लाह का बेटा या जो भी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं या वीआईपी है, तो नॉन वीआईपी पार्टी जो है तो फिर हर कम्युनिटी अपना मांगेगी। तो स्वाभाविक तौर पे एक मुस्लिम होगा, फिर कांग्रेस का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, फिर वो मुस्लिम होगा या गैर मुस्लिम होगा या दलित होगा या ओबीसी से आएगा। तो ऐसे करके 5-7 डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर और पार्टियां भी हम मांगेंगी। अगर जो पार्टीज के सीपीआई-एमएल के ज्यादा विधायक होते हैं, अगर चुनाव जीत गए वो, अगर की बात है, तो फिर उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं होगा? फिर बाकी जो दल हैं या बाकी जो समुदाय हैं फिर वो डिमांड करेंगे। तो ये बहुत अजीब सी दिशा में एक पॉलिटिक्स जा रहा है कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट नहीं, संवैधानिक तौर पे आप अपीसमेंट के लिए लोगों को कुछ बताने के लिए या कहीं एक मतलब अपने कार्डर को भी समझाने के लिए एक पोस्ट देते हैं। आप सिर्फ एक मंत्रालय के जो आप मंत्री होते हैं उतना ही होता है, उससे कम ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों के लिए कहने के लिए होता है। 1-2 गाड़ियां पुलिस की ज्यादा एस्कॉर्ट में उनके साथ चलने लगी। ये एक बहुत ही गलत परंपरा स्थापित कर रही है महागठबंधन, या बता रही है कि एक व्यक्ति अगर कर सकता है तो राशिद अल्वी अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये नारा भी चलता है। भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो सवाल आपसे यही है कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि वक्फ कानून को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। भले ही बीजेपी की एनडीए की सरकार ने इसे संसद से पास किया है, लेकिन वो मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर यह बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, ऐसा है, आपकी सवाल तो पूरा नहीं आवाज आ रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे पास, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे बिहार के अंदर में खास करके ये हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, इनके लिए कांग्रेस की सरकार तो कुछ किया ही नहीं। ये तो स्पष्ट है कि 55 साल जो है ना, इनको शासन में सिर्फ यूटिलाइज किए लोग, और बिहार की शासन में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उनको बखूबी यूटिलाइज किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे मतलब एनडीए का पार्ट हमारे जो है ना आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहादुरगंज से कलाम अंसारी जी को खड़ा किए हैं। तो उसमें क्या है कि अंसारी जी को जो खड़ा किए हैं, तो पूरे मुसलमान भाई में पसमंदा समाज का खास करके उनकी भागीदारी, ये कलाम अंसारी जी अंसारी परिवार से आते हैं। और पूरे बिहार के अंदर में ये जो है ना शेख जाति से जो बोले हैं कल कि संविधान को जो है ना जो हुआ है उसको हम जो है मतलब नहीं मानेंगे जी। तो ये तो सूझबूझ दिखती है कि भाई लोग संविधान के मानने वाले लोग नहीं है, जबकि पार्लियामेंट असेंबली से जो है ना यह कानून पारित हुआ है, वक्फ बोर्ड कानून। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए नहीं मानते हैं कि ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में इसी कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी का करके बिहार की शासन में आए थे, और हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से इन्होंने शासन किया, और उसके बाद पुनः जाकर के जो है ना दंगाई बलवाई पार्टी कांग्रेस के गोद में बैठ गए। आज उन्हीं के साथ ये लड़ रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर बिहार के अंदर में ये डर बना हुआ है कि जो शेख की संख्या है, मात्र जानते हैं ये जो बोले हैं भाई साहब कल ये स्टेज के माध्यम से, तो 3.5% इनकी संख्या है पूरे बिहार में जी, और स्वर्ण मुस्लिम का संख्या है 4.8%। तो अब इन लोगों को भाई दर्द होने लगा कि अरे भाई 95% तो पसमंदा समाज है। अब पसमंदा समाज जब जो है ना जब शासन और सत्ता के लिए खोज करना स्टार्ट कर दिया जी, तो कहीं ना कहीं इनकी नैया तो डूब जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया भूपेंद्र जी। तहसीन जी, सवाल ये है कि बीजेपी एनडीए लगातार ये कह रहा है कि साहब जंगल राज की याद दिलाते हुए लगातार वो कह रहे हैं कि साहब उस दौर को वापस नहीं आना है।
लेकिन इस प्रकार का बयान आने के बाद होता कि अगर संविधान को आप नहीं मानेंगे तो क्या उसी दौर में बिहार को ले जाने की आप आगे बढ़ रहे हैं? तो ये बैगेज तो अगर आरजेडी के साथ है तो कांग्रेस भी वहीं खड़ी नजर आ रही है। सवाल ये है, विपक्षी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तहसीन जी। नहीं, फिर से इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। जंगल राज कहने वाले भाजपा ही पहले ये बताए कि जो 12 पुल गिरे वो जंगल राज नहीं था। कितने लोगों को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया? आए दिन पटना के अंदर बलात्कार हो रहे, हॉस्पिटल के अंदर शूटिंग हो रही, वो जंगल राज नहीं है। जंगल राज आपको लालू जी के समय दिखता था। 20 साल में अगर जंगल राज को आपने ठीक नहीं किया तो एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि सबसे अधिक मर्डर अगर किसी सूबे में होते वो बिहार के अंदर होते। सबसे अगर लड़कियों के खिलाफ अगर कई क्राइम होता वो बिहार के अंदर होता। तो वो जंगल राज को आपने तो और बदतर कर दिया। लेकिन आते मुद्दे के ऊपर, मुद्दे की बात यह है कि 18% करीबन मुसलमान की संख्या है बिहार के अंदर। अगर 18% वाला मुसलमान अगर वो चाहे कि वो किसी संवैधानिक पद पे आए, तो जैसे संजय सिंह जी ने कहा, उसमें गलत क्या है? क्या मुसलमान इस मुल्क के मालिक के इस मुल्क के हिस्सा नहीं है क्या? तो ये जो चीज है कि मुसलमान अगर अपना अधिकार मांगे तो उसको हमेशा कम्युनल लेंस से देखना चाहिए, वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमान चाहता है कि वो इस देश में उप मुख्यमंत्री बने, कहीं प्रधानमंत्री बने, कहीं मुख्यमंत्री बने, तो उसमें गलत क्या है? और भाजपा आज बता रही है, यादव साहब बता रहे, भाजपा बताए कितने मुसलमानों को टिकट दी। चिराग पासवान ने एक मुसलमान को टिकट दिया, उसका भाजपा के प्रवक्ता के आपके शो में बता रहे। भूपेंद्र जी जल्दी से आपका जवाब, थोड़ा समय सीमित है। भूपेंद्र जी। हाँ, मैं कांग्रेस ये प्रवक्ता महोदय के मैं जवाब दे दूं कि जानते हैं एक भी पसमंदा समाज का राजद और कांग्रेस के लोग जो है ना टिकट देने का काम नहीं किया है पूरे बिहार में मेरे भाई, जिसकी आबादी 95% है। ये मात्र 200 परिवारों के बीच सिमट करके बिहार की धरती रह गई है। ये जो बोलते हैं राजद की जो है हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ बहुत मुसलमान हैं, एक भी पसमंदा समाज के नहीं जी। ये टिकट देने में इतनी कोताही करते हैं कि सब शेख और जो है ना मतलब अपर क्लास के, स्वर्ण क्लास के लोगों को दे देते हैं, जिसका कारण है कि हमारे मुसलमान भाई जो पसमंदा समाज जो 95% इस बिहार की धरती पर है, उसकी जीवन स्तर जो है ना नहीं सुधर पाई। ठीक है, जो नुमाइंदगी की बात भी कर रहे हैं उसमें किसकी नुमाइंदगी है ये आरोप बीजेपी आप एक तरीके से लगा रही। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि चुनाव का मौका, ऐसे में मसले और मुद्दे लगातार रोज आते रहेंगे और ऐसी सियासी चर्चा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जो संबोधन हुआ, क्या कही उन्होंने बड़ी बातें, क्या है प्रधानमंत्री के संबोधन का एक साथ, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करो। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
भारत और आसियान ने वर्ष 2026 यानी अगले साल को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। कुआलालंपुर में संपन्न भारत आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की खुद घोषणा की है। इसके अलावा अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत और आसियान के बीच कैसे तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात प्रधानमंत्री ने विस्तार से रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के तहत हुए 22वें भारत आसियान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने तिमोर लेत्से को आसियान के सदस्य के रूप में शामिल होने की बधाई दी और घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत हिंद प्रशांत में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ बताया। साझा सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर उन्होंने बल दिया। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ है। हम केवल व्यापारिक साझेदार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारत और आसियान रणनीतिक साझेदार हैं और दुनिया की 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का साथ आना दुनिया में स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात और नहीं मलेशिया में आसियान के आयोजक और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ये बात कही। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे छठ की छठा की, क्योंकि आज से निर्जला महाव्रत की भी छठ पर्व में शुरुआत हो चुकी है। कैसे है छठ की तमाम तैयारियां, व्रत का पूरा विस्तार से खबर छोटे से ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद अब बात छठ पर्व की।
4 दिन चलने वाले छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। नहाय खाए के साथ कल इस पर्व की शुरुआत हुई थी। आज खरने के प्रसाद के साथ 36 घंटे के निर्जला महाव्रत की शुरुआत हो चुकी है। बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में छठ की छटा देखते ही बनती है। जगह जगह नदी, तालाबों के घाटों को सजाया गया है, तो व्रत रखने वाले परिवारों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान सूर्य और प्रकृति की उपासना का ये पर्व मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खत्म होगा। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के कई हिस्सों में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश के कई राज्यों में छठ की आस्था की छटा हर ओर नजर आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती अपने परिवार की सुख, शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी माई की पूजा कर रहे हैं। रविवार शाम को खरने के साथ 36 घंटे का छठ का निर्जला महाव्रत शुरू हो गया। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया गया। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। छठ का दूसरा दिन यानी खरना आज है और ऐसे में हम इस समय सोनिया विहार में पहुंचे। परिवार के कई सारे लोग मिलकर के पूजा के लिए स्थान बना रहे हैं, जो कि नदी के जस्ट सामने ही है। जरा पूछते हैं क्या कुछ ये है। छठ पूजा के लिए सिरसोपता हम लोग अपने आस्था के लिए बनाते हैं। पृथ्वी पे जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं, हम सब चीजों को इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख करके और अपने परिवार के लिए अच्छी सद्भावना रखते हैं और समाज के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और उससे माता रानी सबका कल्याण करती है। 100 घर के हिसाब से हम पूरा घेर के अपना बनाए पूरे परिवार का, और हम लोग क्या करते हैं पूरा पृथ्वी पे पूरे यहाँ पे हर कोई उगते सूरज को वो करते हैं, अर्घ देते हैं। हम लोग शाम को सूरज के पहले सबसे पहले शाम को सूरज को अर्घ देते हैं और सब पूरा विश्व के कल्याण मांगते हैं हम लोग। राजधानी दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के विभिन्न घाटों का दौरा किया। उन्होंने वासुदेव घाट, नांगलोई और निहाल विहार और नरेला छठ घाटों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। पूरे दिल्ली में अभूतपूर्व योजना इस बार छठ के लिए मनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। हर जिले में मॉडल घाट बनाए जा रहे हैं। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहां पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहां पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। लोग जहां एक और हर प्रकार के फल फूल खरीद रहे हैं, तो वहीं पूजा के सामानों की दुकानों पर भी भारी भीड़ है। उधर लोग अपने अपने पूजा स्थान चिन्हित करते भी नजर आए। 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद सोमवार को सूर्य षष्ठी की शाम व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। चतुर्थ दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन सप्तमी यानी मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती पारण कर व्रत का समापन करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अंकित मिश्रा और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। त्योहारी सीजन में रेलवे ने 12,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई हैं ताकि आप लोगों को अपने घर आने जाने में दिक्कत ना हो। दिल्ली, पटना समेत अनेक बड़े बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो सुरक्षा पर भी खासा जोर दिया गया है। त्योहारी सीजन में अब तक करीब 1.5 करोड़ यात्रा रेल के माध्यम से यात्री कर चुके हैं, और तो इस सीजन के अंत तक ये आंकड़ा करीब 2.5 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ समेत त्योहारी सीजन में रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान भारतीय रेलवे हजारों विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है, जिनमें अब तक करोड़ों यात्री सफर कर चुके हैं। साथ ही कई प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली से उत्तर रेलवे द्वारा 33 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। इनमें से नई दिल्ली से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9 ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही हजरत निजामुद्दीन से 2, शकूर बस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिल्ला, शामली और रोहतक से भी 4 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 3 पासिंग ट्रेनें भी हैं। वहीं शनिवार को भी दिल्ली क्षेत्र के 6 स्टेशनों से 3.5 लाख से अधिक यात्री रवाना हुए। मैं दिल्ली से बिहार जा रही हूँ। नई दिल्ली में मैं खड़ी हूँ। बहुत अच्छा व्यवस्था है, साफ सुथरा भी सब सही है, सीट भी अच्छे से मुझे मिल गई है। रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुझे एक नए भारत, स्वर्ण युग भारत का सपना दिख रहा है।
रेल मंत्रालय के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा चुका है। वहीं त्योहारी सीजन के अंत तक यह आंकड़ा 2.5 करोड़ से अधिक पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की इतनी भारी संख्या को देखते हुए रेलगाड़ियों के अलावा होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर और अन्य सुविधाओं का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा हीट मैपिंग की तकनीक के जरिए भी भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही स्टेशनों पर बने होल्डिंग एरिया में छठ के गीत चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर इनके जरिए छठ के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत अच्छा है और यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे छठ पूजा का भजन बज रहे हैं बहुत अच्छा से। पहले से ज्यादा देख रहे हैं, साफ सफाई हर चीज हो गया है। बहुत अच्छे होते होते यात्रियों में भी एक भावपूर्ण माहौल है, एक अच्छा उत्साह का केंद्र बना हुआ है अभी ये स्टेशन भारतीय रेलवे का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी को, मोदी जी को। छठ महापर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए भी भरपूर इंतजाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों के 30 प्रमुख स्टेशनों पर बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पूछताछ केंद्र और चिकित्सा सहायता बूथ जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल एमडीएच कश्मीरी। एमडीएच कश्मीरी। एमडीएच। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। करीब 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 65 से अधिक सुपर स्पेशलिटीज़ और 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में शामिल करता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरापुरम में 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। ये एक ऐसा अत्याधुनिक ग्रीन और डिजिटल अस्पताल है जो उन्नत तकनीक, संवेदनशील देखभाल और सतत विकास का बेहतरीन उदाहरण है। भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उत्तर भारत के सबसे उन्नत और सतत स्वास्थ्य केंद्र यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। 1200 बेड वाला यह नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन और डिजिटल अस्पताल उन्नत, टिकाऊ और मानवीय स्वास्थ्य सेवा का नया मानक स्थापित करता है। 8 एकड़ में फैला यशोदा मेडिसिटी कैंसर केयर, कार्डिक साइंसेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और न्यूरो साइंसेज जैसे 65 से अधिक सुपर स्पेशलिटी और 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। अमेरिका की यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से लीड सर्टिफिकेशन के लिए पंजीकृत यह अस्पताल आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदना का अनोखा संगम है। यहाँ 22 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 252 हाईटेक आईसीयू और एकीकृत इमरजेंसी एंड ट्रॉमा कमांड सिस्टम की सुविधा है, जो हर पल तेज और समन्वित आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करता है। यहाँ का हाईटेक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट रेडियोथेरेपी में अभूतपूर्व सटीकता लाता है, साथ ही सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में नई तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देता है। यशोदा मेडिसिटी न सिर्फ अत्याधुनिक चिकित्सा का केंद्र है, बल्कि हील इंडिया और विकसित भारत 2047 की भावना का जीवंत प्रतीक भी है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, इंदिरापुरम, गाजियाबाद से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस समय सेशेल्स दौरे पर हैं। वहां वे सेशेल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बेनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। सेशेल्स दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक सामुदायिक समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समारोह में भारतीय उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सेशेल्स अविश्वसनीय रूप से विविध है, क्योंकि भारत के हर हिस्से से प्रवासी यहाँ रहते हैं। सेशेल्स के विकास में सहयोग देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने अनिश्चित वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ की और जल्द ही भारत के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आशा भी व्यक्त की। Today, under PM Modi's vision and leadership, India is on the path to become Viksit, that is a developed country by 2047. In an uncertain global environment, we continue to grow fast, and India has emerged as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we have become 5th and now 4th, and we are marching towards the 3rd. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सामने सामुदायिक समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक नजर आई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर शामिल हैं। ये सभी लोग आतंक छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों से 18 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 AK-47 राइफल्स, 4 SLR समेत कई अन्य हथियार भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत कर रही हैं और मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज की गई है। ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। हाँ, पिछले समय रुपेश के नेतृत्व में जो 210
माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। उसी में से कुछ लोग बच गए थे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। अब माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में दूरदर्शन के पुराने दिनों को याद किया, जब लोग बेसब्री से इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का इंतजार करते थे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत को लेकर उन्होंने कहा कि दूरदर्शन पर आना मेरे लिए गर्व का क्षण है। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दूरदर्शन का एक बहुत ही स्वर्णिम युग रहा है, जब हम सब लोग दूरदर्शन देख के बड़े हुए हैं। देखते थे जी, सच में दूरदर्शन का आज भी वही महत्व है और देश के हजारों लाखों लोग आज भी दूरदर्शन को उतने ही मन से, उतने ही शौक से देखते हैं। वो फिक्स टाइम का चित्रहार, वो फिक्स टाइम की रामायण, वो कृषि दर्शन, वो सारे अपने आप में एक लैंडमार्क थे और लोगों के जीवन से जुड़े हुए एपिसोड है। हमने भी बहुत देखा। जब आप बड़ी हो रही थी तो दूरदर्शन देखती थी और आज आप अपने आप को दूरदर्शन पे देखेंगी। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है और सच में मैं लाखों दर्शक जो दूरदर्शन को देखते हैं उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा इससे जुड़ करके देश को देखा, समझा और आगे बढ़ाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूरा इंटरव्यू आप हमारे विशेष कार्यक्रम डिकोड में आज रात 9 बजे देख सकते हैं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को मुंबई के मझगांव डॉक पर डीप सी फिशिंग जहाजों का उद्घाटन करेंगे। ये भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों में सहकारी नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये डीप सी फिशिंग वेसल्स जहाज दिए जा रहे हैं, जिनकी प्रति इकाई लागत करीब 1.2 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां मंथन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 1925 में संघ की स्थापना से लेकर पिछले 100 वर्षों की कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बतौर मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम माधव ने आरएसएस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भारतीय सेना ने 69वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 का आयोजन किया। दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में सेना के अधिकारियों, सैनिकों, पेशेवर एथलीटों और नागरिकों सहित लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। आईएनएस सतलुज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवा के साथ सफलतापूर्वक संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया, जिसमें लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। यह पहल समुद्री मानचित्रण, तटीय विनियमन और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों को बल मिलेगा। यह सर्वेक्षण भारत और मॉरिशस के बीच मौजूदा समझौता ज्ञापन के तहत समन्वय के साथ किया गया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव चक्रवाती तूफान का रूप लेकर अगले 24 घंटे में तेजी से तट के करीब बढ़ सकता है। ऐसी आशंका है कि 28 अक्टूबर की रात ये चक्रवात बड़ा आकार लेकर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के करीब तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की अपील भी की है।